बुलेटिन का आगाज करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी और निगरान सूबाई वज़राए कानून का मुश्तरका एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम से चारों सूबों के वज़राए कानून की अहम मुलाकात हुई। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अभी अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन समेत किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें? पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। पीडीएम मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी ही नहीं रखती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि 2018 में पूरी रियासत सिलेक्टेड को जितवाने में लगी हुई थी। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बड़े सरमायाकारों की बजाय आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। निकाल सकते मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपको सबको इंगेज करना पड़ेगा। इसलिए मिसाइल इतने संगीन हैं कि यूनिटी के साथ आप के बगैर आप इन मिसाइल के हल नहीं निकाल सकते। अफसोस के साथ ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में और मरकज़ी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन समेत किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक ही जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो हम क्या करें? पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। पीडीएम मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि 2018 में पूरी रियासत सिलेक्टेड को जितवाने में लगी थी। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बड़े सरमायाकारों की बजाय आम आदमी को रिलीफ दें। अभी अहम खबर है, नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख क्यों सिलेक्ट की? न्यूज़ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने ले आया है। 21 अक्टूबर 2019 बरोज़ सोमवार को नैब हिरासत में नवाज शरीफ की अचानक तबीयत ख़राब हुई थी। प्लेटलेट्स डाउन होने पर साबिक़ वज़ीर आज़म को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। अब 21 अक्टूबर 2023 को कायद नून लीग वतन वापस आ रहे हैं। सियासी तारीखों के दिलचस्प खेल की अंदरूनी कहानी जानते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ। मोहसिन, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी मदीहा, बिल्कुल। पहले तो तहरीक इंसाफ तारीखों के हवाले से बड़ी कॉन्शियस थी और मुस्लिम लीग नून पर अक्सर तारीखें बारी रही हैं और दिन भी खास तौर पर जुमे का। लेकिन जो 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान किया गया है, इस तारीख की जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी अहमियत हासिल है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 का ही दिन की तारीख थी 21 अक्टूबर और नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हुई थी और एक खलबली मच गई थी और इन्हें इंतहाई नाजुक हालत में सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। और उससे कबल शहबाज शरीफ का अहम बयान सामने आया था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो वो उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। और फिर जो है कुछ अदारों की दौरे लग गई थी और जब नैब की हिरासत से इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था तो काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। और इस सिलसिले में अब मुस्लिम लीग नून के जराये का ये कहना है कि चूंकि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक हो चुके हैं, एक कमजोरी की हालत में वो मुल्क से बाहर गए थे और अब 21 अक्टूबर को जब वापस आएंगे 4
साल के बाद तो वो सेहत व तंदुरुस्त होकर आएंगे और उसे ये एक अलामत के तौर पर भी ले रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ शायद मुल्क के हालात ठीक करने के हवाले से सेहतमंद हो गए हैं और इसीलिए 21 अक्टूबर 2023 की अब तारीख रखी गई है उनके वतन वापसी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। नवाज शरीफ वतन वापस आए तो जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। जियाले रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ जेल से लंदन गए थे, जाहिर है वापसी पर भी जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान खुश आइंद है। इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, शायद इसीलिए नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया। नवाज शरीफ के आने और इलेक्शन में हिस्सा लेने से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। इलेक्शन लड़ने से पहले नवाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के इनेकाद के बारे में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक ही है। नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उनको जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जेल से लंदन गए थे, जाहिर है कि अब वापसी पर भी वो जेल ही जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान खुश आइंद है। इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, शायद इसीलिए नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया है। नवाज शरीफ के आने और इलेक्शन में हिस्सा लेने से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। इलेक्शन लड़ने से पहले नवाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के इनेकाद के बारे में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक है। फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अब से कुछ ही देर पहले नून लीग के रहनुमा अता ताड़र मीडिया टॉक कर रहे थे और मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने भी कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द वतन वापस आ रहे हैं और इसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उस रद्द-ए-अमल के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। और फैसल करीम कुंडी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब वो वतन से गए थे तो तब भी अब चूँकि वापस आ रहे हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। जाहिर है कि वापसी पर फिर उनको जेल ही जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान खुश आइंद है। इलेक्शन इसका मतलब है कि वक्त पर होने जा रहे हैं, शायद इसीलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के आने और इलेक्शन में हिस्सा लेने से जमहूरियत मुस्तहकम होगी और इलेक्शन लड़ने से पहले नवाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के इनेकाद के बारे में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक ही है। ये रद्द-ए-अमल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामने आ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की जैसे डेट अनाउंस की गई नून लीग के ज़राए की जानिब से, तो उस डेट के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि नवाज शरीफ जेल से लंदन गए थे और अब जाहिर है कि जब वो वतन वापस आ रहे हैं तो भी उनको जेल ही जाना पड़ेगा और तमाम तर जो कानूनी मुकदमात हैं, कानूनी कार्रवाई है, उसका उनको सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान खुश आइंद है। इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, शायद इसीलिए अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया है। नवाज शरीफ के आने और इलेक्शन में हिस्सा लेने से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। इलेक्शन लड़ने से पहले नवाज शरीफ को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इलेक्शन के इनेकाद के बारे में उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक ही है। नून लीग का इलेक्शन में सोलो फ्लाइट का फैसला कौमी या सूबाई सतह पर किसी भी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला किया गया है। लंदन में बड़ी मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज़ सामने ले आया है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई। ना इत्तेहाद ना सीट एडजस्टमेंट। पार्टी ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP समेत दीगर हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद होगा। बलोचिस्तान में बाप पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातों से इत्तेहाद करने का फैसला भी सामने आया है। किसी भी नशिस्त पर कोई बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी और एजेंसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कौमी इदारों का किरदार है। एक कौम एक कानून होगा। किसी को किसी और से उम्मीद या खुशफहमी है तो वो ये गलत फहमी दूर कर ले। किसी को मुआशरे को यरगुमान बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। गिलगित में पहले अमराज़ क़ल्ब हॉस्पिटल की OPD का उन्होंने इफ्तिताह किया। बहुत जल्द आप इस हवाले से खुशखबरी भी सुनेंगे, पर कोई बोली नहीं लगेगी। हम जो है ना
गोलियों को गला घोंटने आए हैं, गोलियां लगाने नहीं है। किन की प्रेजेंस यहाँ है इंटेलिजेंस आउटफिट्स की या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उसी का असर होगा, उसी के ज़ेरे असर हम चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे, देखेंगे भी। इसके अलावा न किसी इदारे की गुंजाइश है। वन नेशन वन लॉ वन स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर। अहम खबर है, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है। जराए कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस अब मुंतकिल हो जाएंगे। इस बारे में डिटेल्स लेते हैं। सईद बलोच हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, जराए से ये खबरें आई हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल रिटायर्ड जजेस के लिए जो घर मुख्तस किए गए हैं जजेस कॉलोनी के अंदर, वहाँ मुंतकिल हो गए हैं। जबकि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, वो भी रवां हफ्ते ही चीफ जस्टिस हाउस में मुंतकिल हो जाएंगे। और जब 17 सितंबर को उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होगी तो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हाउस से ही हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए रवाना होंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल 16 सितंबर की रात को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, जबकि 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद। मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान। अता ताड़र कहते हैं कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से गुरेजा हैं। चंद जजेस को हर बेंच में शामिल किया जाता है और बाकियों को नज़रअंदाज किया जाता है। आला अदलिया बुरी तरह तकसीम है। क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? चीफ जस्टिस को चाहिए था कि अपनी खुश दामन के खिलाफ ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए खुद सामने आते। घर का फैसला घर में ही कर दिया। इंसाफ देने वाले इदारे में बैठकर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। साकिब निसार खुलकर वार करते थे, अब छुप कर वार किए जाते हैं। पानामा फैसले के लिए कानून की हुक्मरानी को पामाल किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से सर्विस चीफ जस्टिस वो गुरेजा हो। इस तरह मुल्क चलते हैं, चंद जजेस को हर बेंच में बिठाएं और चंद जजेस को नजरअंदाज कर दें इस डर से कि कोई फैसला ना आ जाए और फोरेंसिक करवाते। आपने अपनी ही खुश दामन के केस में कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर करके उसके बाद खुद ही उस पर फैसला जारी कर दिया और घर ही का फैसला घर ही में कर दिया। इंसाफ देने वाले इदारे में बैठ के इंसाफ की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वेलकम बैक। साइफर गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में 26 सितंबर तक के लिए तौसीह कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक केस की समाअत अटक जेल में ही की। शाह महमूद कुरैशी की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अटक जेल पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। इसके बाद वकला और FIA के हुकाम ने दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड की तौसीह करते हुए समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इधर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साइफर केस के मुलजिम शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर खुसूसी अदालत पेश किया गया। अदालती अमले ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अटक जेल में समाअत से मुताल्लिक बताया। जज से पूछने के बाद शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगा दी गई। अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जज साहब से गुजारिश है, इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। मौक़िफ़ पर अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हमें अपनी जाती अनाज से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा ताकि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुंचे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। सानहा 9 मई और जड़ावाला वाक़यात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी की 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम का जड़ावाला का दौरा करके उनको रिपोर्ट पेश करने की हिदायत सामने आई है। जड़ावाला में 9 गिरजाघरों की तामीर व तज़ीन मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में ब्रीफिंग वज़ीर आला की दीगर 13 गिरजाघरों की तामीर व बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीन बनाने का फैसला भी सामने आया है।
اور ابھی کچھ ملکی اکانومی کی صورتحال. پاکستان کے بینک ڈپازٹس تاریخی بلندی پر پہنچ گئے ہیں. اگست 2023 کے اختتام پر بینک ڈپازٹس 26,110 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار ایک سال میں بینکوں کے ڈپازٹس پہ 17.90% کا نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ اگست 22 سے اگست 23 تک ایک سال میں بینک ڈپازٹس میں 3,958 ارب روپے کا نمایاں اضافہ ہوا. مزید تفصیلات دیں گے کاشف منیر. جی کاشف. دیکھیں جی، اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں، جو بینک کے ڈپازٹ ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. شرح سود بڑھنے کی وجہ سے بینکوں کے ڈپازٹ میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایک سال میں یہ اضافہ تقریباً 18% کا ہوا ہے. اگست 22 سے لے کے اگست 23 تک جو ہے بینک ڈپازٹ میں 3,958 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اگست 23 کے اختتام پر بینک ڈپازٹ 26,110 ارب کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں. جولائی 23 کے مقابلے میں اگست 23 میں بینک ڈپازٹ میں 1.6% اضافہ ہوا ہے اور ایک سال میں بینک ڈپازٹ 408 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئے. کل ایک دفعہ پھر مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا اور اس میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ شرح سود میں جو ہے وہ پھر اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے بینک ڈپازٹ میں مزید اضافہ متوقع ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کاشف. پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ملکی معیشت پر گہرے اور منفی اثرات. افغانستان درآمد ہونے والی اشیاء غیر قانونی طریقے سے پاکستان پہنچ جاتی ہیں، جس سے پاکستان کی چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستانی معیشت پر بوجھ بننے لگا. پاکستان میں بلیک اکانومی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک قرار دے دیا گیا. افغان حکام ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے آنے والی اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستانی کسٹمز کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں. اشیاء کی رپورٹ شدہ اور حقیقی قدر میں نمایاں فرق ہوتا ہے اور بعد میں یہ اشیاء غیر قانونی طریقے سے پاکستان واپس آ جاتی ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغان درآمدات میں 67% اضافہ ہوا ہے، جس کی مالیت گزشتہ مالی سال کے دوران 6.71 بلین امریکی ڈالر تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ سال یہ درآمدات 4 بلین امریکی ڈالر تھیں. افغانستان درآمد کی جانے والی اشیاء میں مصنوعی فائبر، بجلی کا سامان، الیکٹرانکس آلات، ٹائر ٹیوب اور چائے وغیرہ شامل ہیں. افغانستان کی ان درآمدات میں اضافے سے پاکستان میں ان اشیاء کی درآمدات میں نمایاں کمی آئی، جس کا منفی اثر ہماری اسمال اور میڈیم اسکیل صنعتوں پر بھی پڑا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے دنیا میں رائج بین الاقوامی قوانین کے مطابق کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. FIA اینٹی کرپشن سرکل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بہادرآباد سے حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کی لین دین میں ملوث ملزم گرفتار. یوسف نامی ملزم کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد. زمزمہ موبائل مارکیٹ میں حوالہ ہنڈی میں ملوث نجی کمپنی سے 32 لاکھ روپے اور رسیدیں برآمد کر لی گئیں. نجی کمپنی موبائل فون کی خرید و فروخت کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کے کام میں ملوث تھی. بجلی صارفین کو ریلیف دینا ہے تو مزید اقدامات کرنا ہوں گے. IMF نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. کیپٹو پاور پروڈیوسرز نے برات واپس لینے سمیت پاور سیکٹر میں مزید اصلاحات جیسی شرائط رکھنی ہیں. خبر ہے سرگودھا سے. سرگودھا میں زرعی انتظامیہ کی کارروائیاں. چینی مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے 4 گودام سیل کر دیے گئے. ہزاروں کی تعداد میں چینی کے تھیلے برآمد. قبضے میں لیے گئے چینی کے تھیلے سرکاری نرخ پر فروخت کیے جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے مطابق ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی. ویلکم بیک. پاکستان کے لیے تیار کیے گئے آف شور پیٹرول ویسل PNS سینن کی رومانیہ میں لانچنگ تقریب ہوئی. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا. پاکستانی پانیوں کی نگرانی کے لیے بنائے گئے جہاز PNS سینین کی رونمائی کر دی گئی ہے. لانچنگ تقریب کا انعقاد رومانیہ کے ڈیمن شپ یارڈ میں ہوا. جہاز کی شمولیت سے میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے بحری امن و استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا اور ڈیمن شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاک بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر انتظامیہ کی تعریف کی. خبر ہے کھیل کے میدان سے. ICC ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی برتری برقرار ہے. پاکستانی کپتان 863 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. بلے بازوں میں بھارت کے شبمان گل کا دوسرا نمبر ہے. وہ بابر اعظم سے ابھی 104 پوائنٹس پیچھے ہیں. پاکستان کے فخر زمان ایک درجہ تنزلی کے بعد 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں. باؤلرز میں آسٹریلیا کے ہینزل ووڈ پہلے نمبر پر ہیں. پاکستان کے شاہین آفریدی کا
10वां नंबर है। एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडियन टीम की फतह के बाद पाकिस्तान अगर मगर के खेल से बाहर आ गया है। शाहीनों को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को अब हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स और श्रीलंका का मैच कल होगा। और एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि पेरिस में फ्रंट रो फैशन शो ने धूम मचा दी। इंडोनेशिया के 13 टॉप फैशन डिजाइनर्स ने अपने तख्लीक करदा मलबूसात से हाजरीन को सहरज़दा कर दिया। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।